मान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक एक करके परिचय कराते हैं और चर्चा की आइए शुरुआत करते हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मितुल जैन जी अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत मितुल जी आपका। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी मैं आपके पास आता हूं। दो चीजें यहां पर सतीश जी ने बताई कि एक तो ये कि आरक्षण देने के पीछे की मूल भावना आर्थिक स्थिति नहीं थी, सामाजिक स्थिति थी। तो ये अब क्रीमी लेयर का फिर कैसे मूल्यांकन होगा? और दूसरी बात यह कि अगर सब कैटेगरी बनानी है तो फिर जब जातिगत आंकड़े ही नहीं होंगे तो किस वर्ग को कितना कोटा दिया जाए उसके अधिकार के हिसाब से या उसकी जनसंख्या के आधार पर, तो फिर कैसे तय होगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो साहसिक और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, इसके अंदर उन्होंने एक चीज और कही है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो न्यायालय की यानी कि न्यायिक व्यवस्था के मॉनिटरिंग के अंदर ये सारी की सारी चीज की जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर इन चीजों के अंदर बंटवारा कर दे, ऐसा संभव। देखिए रविंद्र जी, हमारे समाज के अंदर जो हमारे नीति नियंता थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जस्टिस है गवई साहब ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम उद्धृत किया है अपने उद्बोधन में। तो जो अम्बेडकर जी थे, उनका जो इसके पीछे जो उनकी भावना थी, जो उनकी जो ये जो आरक्षण लागू करने के प्रति जो उनका उद्देश्य था, कहीं ना कहीं पिछले 75 वर्ष से आप ये समझ लीजिए ये व्यवस्था है, चाहे हम एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें, उसके बावजूद हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा समाज जो एससी एसटी के अंदर है, वो आज भी आप ये समझ लीजिए उसको सीवर में उतरना पड़ रहा है, आज भी उसको मैला ढोना पड़ रहा है, आज भी वो उस मुख्य धारा में से नहीं जुड़ पाया है जिसकी हमारे नीति नियंताओं ने कल्पना की थी। उसका कारण ये है रविंद्र जी कि जो एससी है यानी कि जो आरक्षित वर्ग है, उसके अंदर भी अब एक और वर्गीकरण हो गया है। यानी कि मैं आपको आपको बता सकता हूं अनेक नाम ऐसे कि जो एक बार उन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर के उन्होंने पूरा खानदान यानी कि अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई आरक्षण का लाभ लेकर के उच्च पदों पे पहुंच गए और उनके बच्चे भी उच्च पदों पे पहुंच गए। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या कब आती है रविंद्र जी कि एक बच्चा जो गांव देहात के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल एकदम निचले पायदान का परिवार का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसी की हम जाति का बच्चा, उसी जाति का बच्चा जो एक आईएएस का बेटा है, वो कहीं 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए की देकर के कोचिंग भी करेगा, कोई इंग्लिश मीडियम या यूं कहें कि बड़ी स्कूल के अंदर नहीं। तो सतीश जी ने ये कहा कि अगर कोई आईएएस बन जाता है आरक्षित वर्ग का और कोई गांव देहात किसान गरीब मजलूम है, वो एक आरक्षण की श्रेणी में आता है, तो अब उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको कोटे में कोटा मिलना चाहिए। लेकिन सतीश जी ने यह आशंका जताई कि ये आरक्षण जो था इसकी मूल भावना ही नहीं थी आर्थिक हो। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि उनको पहचान करे जो इसका फायदा ले चुके हैं, संपन्न समृद्ध हो गए हैं आर्थिक आधार पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। जो अभी दलित चिंतक बता रहे थे, मेरे से पूर्व वक्ता जो विद्वान पैनलिस्ट आपके यहाँ बैठे हुए, वो ये कह रहे थे कि भाई इसकी भावना आर्थिक ना होकर के इसकी भावना सामाजिक थी, यानी कि अस्पृश्यता को लेकर के थी। लेकिन इनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि देखिए अस्पृश्यता जो है वो जिसको कहते हैं निर्बल के साथ होती है, सबल के साथ चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबल के साथ कभी कभी अस्पृश्यता नहीं हुई। लेकिन आज की तारीख में जो सबल हो चुके हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, उनके साथ तो मेरे हिसाब से आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भेदभाव भी उनके साथ कहीं नहीं होता। लेकिन जो आज गांव देहात के अंदर आज भी सीवर में उतरता है, मेला ढोता है, आज भी रविंद्र जी, हाँ निरंजन जी, ये परिवान कह रहे हैं, लेकिन जो सबल व्यक्ति है अगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है, वो प्रतिकार करने की स्थिति में तो है ना, क्योंकि वो सबल है। लेकिन जो दुर्बल व्यक्ति है, जो आज भी गांव देहात में रहता है, मलिन बस्तियों में रहता है। निरंजन जी, वाकई में जातिगत जनगणना की मांग अब इस आदेश के जरिए फिर से उठ रही है, ये कितना सही है? और ये तो कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि मनमर्जी नहीं चलेगी, नीयत साफ होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और नहीं तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये कोर्ट में ही अटकी रहेंगी। जितने भी प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण देने के लिए आएंगे, कोटे में कोटा देने के लिए आएंगे। देखिए रविंद्र जी, जातिगत जनगणना एक
डिफरेंट मैटर है। लेकिन यहाँ पे जो सब कैटेगराइज करने की बात है, ये एक अलग मुद्दा है। ये अलग मुद्दा इसलिए है कि जैसे अगर हम बात करें दलित समाज में या एससी समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में भी आप देखेंगे तो 40 जातियां हैं, और उन 40 जातियों के अंदर अलग अलग जाति के साथ किसी के साथ बहुत ज्यादा विभेद होता है, किसी के साथ थोड़ा कम विभेद होता है। यानी कहने का तात्पर्य उसके अंदर भी कई जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर उसी जाति के लोग उनके साथ अस्पृश्यता करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, वरना मैं भी गांव देहात से आया हुआ हूँ और मैंने गांव की पृष्ठभूमि देखी है कि यानी कि एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी के यहाँ पानी नहीं पीता है। मैं शेड्यूल कास्ट के अंदर ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो और ज्यादा स्पष्ट है, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो इसके अंदर भावना है, इस निर्णय के अंदर, वो ये भावना है कि जो अभी समाज के अंतिम पायदान के ऊपर जिस जाति के लोग हैं उनको यानी उनका आरक्षण का कोटा, उसी कोटे में से उसका कोटा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और जो ऑलरेडी समझदारी है और इस पर अमल करने की शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे, आप तो यहां पर गिनती में उलझा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा निरंजन जी, चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।